तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये आप लोग ही मुझे साथ इसमें कोऑपरेट करोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, कोई बच्चा आंसर करे। किसी मसले को हल करना, और ये हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं। मतलब कि हर दिन हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है और हम उसे फेस करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेके जा रहा हूँ, हर बच्चे को बिल्कुल वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ से आप डेली लाइफ से शुरू करेंगे और इंशाल्लाह कंप्यूटर में जाएंगे, कंप्यूटर में कैसे काम करते हैं। तो हर दिन हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और हम अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के ना मेथड्स होते हैं। मैं वो सारे मेथड्स डिस्कस नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कुछ बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपसे डिस्कस कर लूँगा। लाइक अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जाते हो तो मसला हल करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? मसला हल करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? और कोई? हाँ जी, मसला किस तरह का है, और प्रॉब्लम डिफाइन करना, और रूल्स, टूल्स और ठीक है। तो आप लोगों ने जो आंसर किए बिल्कुल करेक्ट हैं कि हम लोग किसी भी मसले को सॉल्व करने से पहले उसे समझते हैं वो मसला है क्या। लाइक अभी यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ, अगर मोबाइल ख़राब हुआ है अगर मेरा, तो मोबाइल ख़राब हुआ है तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि उसमें ख़राब क्या है। सही है, बैटरी ख़राब है, चार्जर ख़राब है, या इसमें एलसीडी ख़राब है, या वट एवर जो भी आपका मसला होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमें समझ आया कि जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करने जा रहे हैं तो हमें मसले को समझना ज़रूरी है। अब क्या होता है कि मैं आपके साथ कुछ रियल सिनेरियो शेयर कर देता हूँ कि अक्सर ये होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग करने, जो नए बच्चे आते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो पहले समझते नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। तो वो आते ही कंप्यूटर पे कोडिंग लिखना स्टार्ट कर देते हैं, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर लिख लिया, पता ही नहीं है बनाना क्या है, फ्लो ही नहीं है, कोई मतलब माइंड में कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, बस आते लिखी जा रहे हैं, पंगे ले रहे हैं। तो एक तो टाइम वेस्ट हो रहा है, दूसरा आपका मसला भी सॉल्व नहीं होगा। तो आपने ये बात माइंड में रखनी है। ये अभी ये जो बेसिक्स बातें हैं ना, ये आगे जाके बड़ी ज़्यादा यूज़ होनी है। ठीक है, तो आपने इन्हें भूलना नहीं है कि जब भी हम लोग किसी मसले को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमने ये देखना है कि मसला है क्या, कहाँ पे मसला आ रहा है, और फिर जिस जगह पे मसला आ रहा है फिर हमने वहाँ का उस जगह को ठीक करना है। अब मसला सॉल्व करते हुए हमें कुछ मेथड्स हैं जो यूज़ होते हैं, मैं आपके साथ ये डिस्कशन करने लगा हूँ। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट, जिस तरह मैंने लास्ट क्लास में बताया था। तो एल्गो और फ्लो चार्ट कंप्यूटर साइंस में एक बहुत ही अहमियत इन्हें हासिल है। उसकी वजह यह है कि यार हम कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हैं, कुछ भी हम काम करना चाह रहे हैं, तो हमें उसके एल्गोरिथम्स बनाने पड़ते हैं, उसके फ्लो चार्ट्स बनाने पड़ते हैं। लाइक आपने कोई फंक्शन बनाना हो, कोई नई फीचर ऐड करनी है। लाइक अब नई फीचर, अब थोड़ा सा एडवांस है लेक्चर, मुझे पता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे कि पहले 2 लेक्चर बड़े बेसिक्स थे और 3rd लेक्चर काफ़ी एडवांस हो गए। तो यार उसकी रीज़न है कि अब हम लोग कंप्यूटर, जो कोर कंप्यूटर साइंस है ना, उसकी तरफ अब हम लोग एंटर हो रहे हैं। तो अब आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में नई फीचर्स आती हैं, लाइक व्हाट्सएप की नई फीचर आई, किसी भी एप्लीकेशन की नई फीचर आई। अब वो फीचर ऐसे नहीं आती, उसके पीछे पूरी डिज़ाइनिंग होती है, डेवलपमेंट होती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, टेस्टिंग होती है, उसकी वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, एवरीथिंग हम लोग बैकएंड पे कर रहे होते हैं। तो ये इसकी जो स्टार्ट होती है ना, बेस, इन सारे मरहलों की जो बेस है वो एल्गो एंड फ्लो चार्ट है। एल्गोरिथम हम बनाते हैं, फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब एल्गोरिथम है क्या, ये इस बात पे पहले बहस कर लेंगे, एल्गोरिथम होता क्या है। कोई बच्चा बता दे, क्योंकि काफ़ी बच्चों को नॉलेज है एल्गोरिथम का, तो कोई डेफिनेशन बताए कौन। यार उर्दू में बता दो, मतलब यहाँ पे सारे हम कोई पेपर तो नहीं देने बैठे हुए, मतलब सबको समझ आ जाए वो। चलो, और कोई? कंप्यूटर साइंस आपको भी आती है? ठीक है, अच्छा एल्गोरिथम यार हम ना अपनी डेली लाइफ में बनाते हैं। ये मैं आपको डेली लाइफ इस वजह से समझाऊंगा कि लाइक आपने कोई काम करना हो ना, तो आप अपने माइंड में स्टेप बनाते हो उसके, कि यार पहले मैंने यहाँ इस मार्केट में जाना है, फिर मैंने ये चीज़ लेनी है, फिर मैंने ये लेना है, फिर मैंने ये करना है। तो एल्गोरिथम अपने अपने माइंड में, लाइक मैंने अगर कंप्यूटर खरीदना है, एक एग्जांपल रियल टाइम पे हम लोग शेयर कर लेते हैं। मैंने कंप्यूटर खरीदना था, तो मैंने कहा यार मैं सैटरडे को फ्री हूँ, तो सैटरडे को जाऊँगा।
अब सैचुरेट यार सबसे पहले हमें हार्ड रोड वाली मार्केट में जाना पड़ेगा, इतने बजे पहुंचेंगे, फिर ये वाली जो शॉप्स हैं ये विजिट करेंगे, इनसे हम लोग प्राइजेस वगैरह देख लेंगे, फिर हम लोग एक कंप्यूटर सिस्टम ले लेंगे, फिर कोई मतलब कि उसे लेके आना है तो कोई बाइक पे या किसी गाड़ी पे हम लोग ले आएंगे। अच्छा, अब ये मैंने अपने माइंड में बनाया, इसी का नाम एल्गोरिथम है। आप अपनी डेली लाइफ में एल्गोरिथम बनाते हो, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं लेना। इस वजह से मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल दे रहा हूँ कि अक्सर बच्चे इनका नाम सुन के कहते हैं पता नहीं क्या चीज़, कोई ऐसी चीज़ हम लोग समझने जा रहे हैं जो पता नहीं क्या कोई मुश्किल है। तो एल्गोरिथम आप अपनी डेली लाइफ पे, अब आप अपने याद करो माइंड में आपने कहाँ कहाँ पे एल्गो यूज़ किए हुए हैं। मेरे ख्याल से आप डेली कोई ना कोई एल्गो बना के ही निकलते हो घर में कि यार पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर अकेडमी जाना है, फिर ये बुक पढ़नी है, फिर ये याद करना है, फिर इतने बजे हम लोगों ने सो जाना है। तो ये सारी चीज़ क्या है? एल्गोरिथम है। अब कंप्यूटर साइंस में क्या है, अब आपने इनको लिखना होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स। ठीक है, आपने किसी मसले को चंद मराहिल की सूरत में लिख दिया तो वो क्या बन गया? एल्गोरिथम बन गया। अच्छा, एल्गोरिथम के साथ एक और वर्ड यूज होता है जो इस स्लाइड में नहीं है, उसकी वजह ये कि यार मैं बिल्कुल डीप नहीं जाना चाह रहा इतना ज्यादा, लेकिन वो वर्ड मैं आपको लाजमी यहाँ पे शेयर करूंगा। उसका नाम है सूडो कोड। सूडो कोड कुछ बच्चों ने सुना होगा, कुछ बच्चों के लिए बिल्कुल नई बात होगी। हमारे पास एल्गो और सूडो कोड दो अलग अलग चीज़ होती हैं। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड वो चीज़ होती है कि लाइक आप आम नेचुरल लैंग्वेज में जो लिख रहे हो ना, वो क्या होता है, जिस तरह से अभी हम बातें करें, यार पहले मैं यहाँ जाऊँगा, फिर मैं वहाँ जाऊँगा, फिर मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, तो ये क्या है? सूडो कोड। और एल्गो क्या होगा? एल्गो में हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं, जिस तरह से एल्गो में अब हम लोग वर्ड लेके आते हैं यार, इनपुट का वर्ड यूज़ करते हैं, फिर हम लोग सेट का वर्ड यूज करते हैं, तो इस तरह से हम लोग कुछ आउटपुट का वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अब जो इस तरह के वर्ड जब हम लोग यूज करेंगे तो वो एल्गोरिथम एक ना प्रोफेशनल एल्गोरिथम हो जाएगा। असल में अभी आप स्टार्ट में हो, बिगिनर हो, तो आप कुछ भी लिख लो, आप इनपुट वगैरह ना भी यूज करो तो कोई मसला नहीं है। आप कुछ भी अपनी तरफ से लाइक एल्गोरिथम में आपकी जो बुक्स में एग्जाम्पल दी जाती है कि चाय बनाने का एल्गोरिथम लिखें, तो आप चाय बनाना तकरीबन सबको पता है किस तरह से बनती है। वो केतली में पानी डालते हो, गर्म करते हो, पत्ती चीनी डालते हो और वो उबाले का इंतजार करते हो और दूध डाल के उसके बाद चाय बन गई। तो ये एक प्रॉब्लम को स्टेप्स की सूरत, और ये आपको लिखना सिखाया इससे से जाता है। कल को बड़ी प्रॉब्लम आती हैं और आपने उन्हें स्टेप्स की सूरत में डिवाइड करना होता है। एक रूल है यहाँ पे, एक और बात निकल आई कि डिवाइड करने से एक रूल है, डिवाइड एंड कंकर, और काफी सारे बच्चों को इसका पता भी है कि ये रूल क्या है। कोई बताएगा, एक्सप्लेन कर दे, डिवाइड एंड कंकर रूल क्या होता है? हाँ, तकसीम करना और फतह करना। आपने जितनी भी बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस देखी हैं, ये सारी एक ही साथ नहीं बनी। इनको पहले डिवाइड किया जाता है, उसके बाद फिर हम एक एक पोर्शन को कवर करते हैं, और फिर जब हम उन्हें असेंबल करते हैं तो क्या बन जाती है? एक एप्लीकेशन बन जाएगी। या आपने अभी बाइक भी आपने, मैं मिसाल थोड़ी रियल टाइम से दे देता हूँ कि आपको एग्जांपल, लेकिन अगर आपने बाइक बनानी है तो आप एक एक पार्ट उसका लेके आते हो, फिर आप उसे असेंबल करते हो, तो वो एक बाइक की फॉर्म में आपको रिजल्ट मिल जाता है। तो डिवाइड एंड कंकर रूल पूरी दुनिया में यूज होता है, और आपके जितने जितने बड़ी बड़ी एप्लीकेशन हैं, जहाँ जहाँ पे भी काम हो रहा है, इवन आपकी डेली लाइफ में भी डिवाइड एंड कंकर रूल यूज होता है। आपने एक महफिल कोई मिलाद करवाना हो तो उसका भी डिवाइड एंड कंकर आप करते हो कि यार एक बंदा देगों का काम देख लेगा, एक बंदा वो जो तंबू वगैरह लग रहे हैं, एक कलीन वगैरह, वो बर्तन वगैरह, वो एक बंदा देख रहा है। तो हम अपनी प्रॉब्लम को इन दी स्टेप्स ऑफ, अच्छा, हम अपनी प्रॉब्लम्स को क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे स्टेप्स की सूरत में बांट रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या है? डिवाइड एंड कंकर। तो ये एल्गो और फ्लो चार्ट में हम असल में क्या कर रहे होते हैं? डिवाइड एंड कंकर कर रहे होते हैं। हम प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, तो अब स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड में हम लोग देखते हैं व्हाट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम है क्या? एल्गोरिथम यार मैथमेटिशियन फारसी के जो थे अल-ख्वारिज़मी, इनका इंस्टीट्यूट भी है यूईटी में, किक्स के नाम से। हम लोगों ने पूरा, इनका मुस्लिम साइंटिस्ट थे तो हम लोगों ने इनका इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे बना हुआ है, किक्स के नाम से यूईटी में है, अल-ख्वारिज़मी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये मतलब कि इन्होंने एल्गोरिथम को डिफाइन किया था, इन्होंने बनाया था, इन्होंने इसे नाम दिया था अ सीक्वेंशियल सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। किसी मसले का स्टेप्स की सूरत में हल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। और रिटन इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, उस शक्ल में लिखा जाए कि इंसान को समझ आ जाए। रिक्वायर्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम,
हमें एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, मतलब कि हमें कंप्लीट समझ आ रही हो कि ये हो क्या रहा है। अब यहाँ पे फर्स्ट एल्गो की एग्जांपल हम लोग देखने लगे हैं कि हमने 2 नंबर को जमा करना है, उसका एल्गोरिथम लिखो। अच्छा, अब क्या होता है कि एक चीज़ मैं अभी यहाँ पे बता दूं कि ये जो हम लोग अभी बातें कर रहे हैं ना, ये बहुत ही आसान है 2 नंबर को जमा करना। आपको कहे सर ये कौन सा काम है, ये तो मैं अपनी अभी माइंड में कर लूँगा, ऐसे ही है। लेकिन ये बात कंप्यूटर को समझानी है, मतलब कि आपके कहने पे कंप्यूटर ये काम करे। वैसे तो माइंड हमारा, अल्लाह ताला ने हमें इतनी पावर दी है कि हम कुछ भी कैलकुलेट कर लें तो बड़ी जल्दी कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन हमने अपनी बात किसे समझानी है, और ये सारी बातें इसी वजह से हम लोग सीख रहे हैं ताकि हम कंप्यूटर को ये बात समझा सकें। तो कंप्यूटर किस तरह समझेगा यार, देखो सबसे पहले हम लोगों ने 2 नंबर को जमा करना, तो उसका एल्गो देख लो। स्टार्ट हम लोगों ने शुरू किया, एंटर 2 नंबर्स इन ए एंड बी। हम लोगों ने क्या किया कि यार 2 नंबर बताओ जो जमा करने हैं। पहली चीज यही है ना कि 2 नंबर हमारी रिक्वायरमेंट्स के हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा, रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद फिर हम लोगों ने ऐड ए एंड बी एंड स्टोर इन सी। तो हम लोगों ने किया कि उन दोनों को जमा किया और एक थर्ड वेरिएबल सी में स्टोर कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा यार यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, आप लोग को मुश्किल लगेगा थोड़ा, तो ये थोड़ा सा आसान देख लो। क्या किया हम लोगों ने कि 2 नंबर लो, ए और बी, ठीक है। ए में मैंने क्या दे दिया 5, बी में क्या दे दिया 10, ठीक है। फिर मैंने कहा सी में करो, इन दोनों को जमा करके किस में दे दो, सी में, और सी में हमारे पास क्या आंसर आ गया 15। तो ये है एक सिंपल सी मतलब कि समझ लो कि मैंने एल्गो की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दी, स्टेप्स ही मैंने यहाँ पे लिखे। तो अब ये बात हमने किसे समझानी है, कंप्यूटर को। वैसे माइंड में बड़ा आसान है, 5 जमा 10 क्या होता है 15, ये आप बड़ी इजीली कर लोगे, लेकिन ये बात कंप्यूटर को समझाते हुए हमें स्टेप्स में लिखना पड़ेगा और हमें ऐसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि उसे समझ आ जाए। तो ये एल्गो की एक सिंपल सी एग्जांपल थी जो भी हम लोगों ने स्क्रीन पे देखी, और थोड़ा सा यहाँ पे। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, बिल्कुल बेसिक सा एल्गोरिथम है कोई। हाँ जी, अच्छा एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में ना थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे मुझे लग रही है। हमारे पास 3 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी काम को करने के 3 तरह के स्ट्रक्चर हमें मिलते हैं कंप्यूटर साइंस में। सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमें स्ट्रक्चर जो मिलता है वो होता है सिलेक्शन, ठीक है। और उसके बाद हमें आता है आइटरेशन। अब इनका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा ऐसे बताना जरूरी समझ रहा हूँ कि आगे हमारे एल्गो होंगे, आपने एल्गोरिथम बनाने, आपको पता हो कि कंप्यूटर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स को फॉलो करता है। हम कंप्यूटर में कितने तरह के स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। फिलहाल डाटा स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करें, सीक्वेंस, सिलेक्शन और आइटरेशन। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, आप किसी बात को स्टेप बाय स्टेप कर रहे हो, नंबर 1 ये करना है, नंबर 2 ये करना है, नंबर, अभी तक हमने जो किया वो क्या था, सीक्वेंस था कि यार पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। अगला स्ट्रक्चर है सिलेक्शन, इसका मतलब होता है चुनाव करना। क्या करना, अब आपके पास 2 चीजें आ रही हैं, लाइक आपके पास, आपने किसी शादी में जाना है, आपके पास 2 पैंट कोट पड़े हुए हैं, या कोई भी 2 आपके पास अच्छे कपड़े हैं, तो आप उनमें से एक को चूज करते हो ना। तो अब यहां पे स्ट्रक्चर कौन सा यूज हो रहा है, सिलेक्शन। कि यार जब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ गई हैं, लाइक आपने एक एग्जांपल देखी होगी, हम लोग बच्चों का जब मार्क्स पास और फेल करते हैं तो वहां पे क्या होती है, सिलेक्शन। बच्चा एक है, मार्क्स उसके एक ही हैं, लेकिन पास है या फेल ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन, किसी शर्त पे कि अगर उसके नंबर 33% हैं तो वो क्या है, पास है, और अगर इससे कम है तो वो क्या होगा। तो ये स्ट्रक्चर कंप्यूटर में फॉलो करवाया जाता है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर हम इसे कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास है आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब क्या होता है, रिपीट करना किसी बात को बार 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 बार, मतलब कि हम लोग चाह रहे हैं कि एक काम बार बार हो ही जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, आइटरेशन। इसमें हम लोग लूप्स का यूज करेंगे इंशाल्लाह, जब आपकी प्रॉपर क्लासेस यूज होंगी, मतलब कि प्रॉपर क्लासेस में लूप्स हम लोग पढ़ेंगे। लूप्स बहुत ही ज्यादा मीनिंग रखते हैं। लाइक हम लोग क्या करते हैं कि आपका डाटा जो आ रहा होता है उन पे आइटरेट करवाते हैं। लाइक आपने देखी होगी कि लिस्ट आती है, या आपकी फेसबुक आप सभी यूज करते हो, और फेसबुक में एक फ्रेंड लिस्ट आती है, ठीक है, इतने सारे लोग हैं, उसमें से फ्रेंड लिस्ट आ रही है। अब वो फ्रेंड लिस्ट इतने सारे वो आपको शो करवा रहा है, तो वो किस पे करवा रहा है, आइटरेशन एंड सिलेक्शन बीच में यूज हो रहा है। इन्हें हम मिक्स भी कर सकते हैं।
और सिलेक्शन कहाँ पे यूज हो रही है कि यार सिर्फ आपके फ्रेंड शो करवाए, मतलब आप ये तो नहीं ना कि फेसबुक पे आप मेरे इनके सबके फ्रेंड्स, या अगर आप मैसेजेस भी देखते हो तो किसके मैसेजेस आ रहे होते हैं, आपके मैसेजेस आ रहे हैं, तो बीच में कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, सिलेक्शन का, और इतने सारे आ रहे हैं तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज होगा, आइटरेशन का। तो हम इनको मिक्स भी करते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आज का लेक्चर नहीं है, लेकिन हम लोग सिर्फ बेसिक्स को ही कवर करेंगे, लेकिन आपको ये स्ट्रक्चर समझ आगे होंगे कि यही तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और आगे प्रोग्राम है यार, एल्गोरिथम चेक वेदर द इनपुट इज इवन और ऑड। इवन ऑड का सबको आइडिया है, इवन ऑड क्या होते हैं, जुफ्त और ताक, आप लोगों ने बचपन में पढ़े हुए हैं, जुफ्त नंबर जो 2 4 6 8 10 वाले, और ताक वाले 1 3 5 7। तो अब यहाँ पे क्या हो रही है, सिलेक्शन हो रही है, हमने नंबर फाइंड करने हैं कि जुफ्त नंबर कौन सा और ताक नंबर कौन सा। अच्छा, इसको फाइंड करने का ना सबसे पहले हमने एक फॉर्मूला, किसी भी चीज़ को आप लोगों ने प्रॉब्लम समझ ली कि आपने जुफ्त और ताक नंबर फाइंड करने हैं 1 से लेकर 20 के दरमियान, या कोई भी नंबर आपको दिया जाए तो आपने ये बताना है कि वो जुफ्त है या ताक है। तो अब इसको आपको तो पता है कि यार जो दो पे डिवाइड हो जाते हैं वो कौन से होते हैं, जुफ्त है, इवन है, और जो 2 पे नहीं डिवाइड होते वो क्या है, ऑड है। तो हमें क्या मिल गया, एक फॉर्मूला मिल गया, कंडीशन मिल गई। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे यही लिखना है कि अगर, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ए मोड 2। मोड क्या होता है कि किसी बच्चे को आइडिया हो, हाँ जी, मॉड्यूलस, ये वाला साइन, हम इसे ना प्रोग्रामिंग में ये साइन परसेंटेज का साइन भी कहते हैं, ए मोड 2। चलो ए मोड 2 सॉरी कर लेते हैं, यहाँ पे बी अभी हम वेरिएबल में नहीं हम काम कर रहे। अच्छा 2। अब मोड क्या होता है कि यार एक आसान सा ऑपरेटर है हमारे पास ना, अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और 5वां ये वाला होता है। ये आप सबके लिए नई चीज़ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप शुरू से करते आ रहे हो, लेकिन ये नई चीज़ आप सीख के जाओ आज यहाँ से कि 5वां ऑपरेटर कौन सा होता है, मॉड्यूलस का। अब ये मोड फाइंड करता है, लाइक मैंने कहा कि मेरे एक नंबर इनपुट कर लेते हैं, लाइक एक नंबर है 12, ठीक है। अब हम लोगों ने ये फाइंड करना कि इवन है या ऑड है, तो 12 को यहाँ पे रखेंगे, 2 को हम यहाँ पे रखेंगे, 2 6 12, आंसर क्या आया 0। अब जो इसका आंसर आ रहा है ना, इसे हम कहते हैं रिमाइंडर, इसे कहते हैं क्वोशिएंट। इतनी सी बेसिक्स तो आपको मैथ इतनी कहानी चाहिए कि क्वोशिएंट रिमाइंडर का आपको पता हो। अच्छा, अगर किसी जब भी हम किसी दो चीज़ों का मोड लें और उनका आंसर 0 आ जाए, ए मोड 2, किसी नंबर का मोड लें और उसका आंसर क्या आ जाए 0 आ जाए, तो इट्स मीन के वो नंबर क्या होगा, इवन। और अगर हम उसका करें और आंसर ये 0 ना आए तो वो क्या होगा, और। तो हमें एक कंडीशन मिल गई। कंडीशन क्या बनी देखो जरा यहाँ पे कि एंटर नंबर इन ए, चेक इफ इट इज इवन और ऑड। हमने चेक करना है ये इवन है या ऑड है। इफ इवन प्रिंट, मतलब कि अगर वो प्रिंट इवन करेगा अगर ए मोड 2 इक्वल टू 0। अगर अब यहाँ पे ए मोड 2 इक्वल टू अगर 0 आ रहा तो यहाँ पे इवन प्रिंट कर देगा, अदरवाइज वो क्या प्रिंट कर देगा, और। तो हमने अभी कौन सा स्ट्रक्चर देखा, नहीं ये हमने जो 3 स्ट्रक्चर पहले पढ़े थे उनमें से कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई हुआ है, सिलेक्शन। सिलेक्शन पे देखो 2 कंडीशन है ना, या तो इवन है या ऑड है, तो इन दोनों में से कोई एक चूज हो रहा है तो वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अच्छा, अब प्रॉपर्टीज ऑफ एल्गो के देख लो कि एल्गो की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। एक अच्छा एल्गोरिथम कौन सा होता है, एक अच्छा एल्गोरिथम वो होता है जो फाइनाइट हो। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, महदूद हो। महदूद का मतलब कि अब मैंने एल्गो बनाया तो ये नहीं कि एल्गो खत्म ही नहीं हो रहा, लाइक एवी कर लो एवी कर लो एवी कर लो, तो वो लिस्ट बनाई जा रही हो और मतलब कि सोल्यूशन खत्म नहीं, बंद कहीं भी एंड नहीं हो रहा उसका। मतलब कि आपने काम शुरू करवाया, आप उसमें कह दो कि ये भी ले आओ ये भी ले आओ ये भी लो, और आप करो कुछ भी ना, तो उसका फायदा नहीं है। तो एल्गो क्या होता है, हमेशा फाइनाइट होता है। इसका मतलब है कि यार ये 10 स्टेप्स में खत्म हो जाएगा, या हम ये 5 काम कर लेंगे तो हमारी ये चीज बन जाएगी। तो इस चीज को क्या कहते हैं, फाइनाइटनेस। जब भी आपने प्रोग्राम लिखना है, कोई प्रॉब्लम को सोल्व करना है, तो आपने उसके स्टेप्स बनाने जो कि फाइनाइट होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये डिवाइड करी जा रहे हो और आंसर फिर नहीं आ रहा, तो ये चीज आपने नहीं करनी, वो एल्गो नहीं होगा। फिर प्रॉपरली डिफाइन आपका जो होना चाहिए, यही बात के डिफाइन प्रॉपरली होना चाहिए, मीन के उसमें हर चीज प्रॉपरली क्लियर हो, आप जो बातें कर रहे हो जो आप बता रहे हो वो अंडरस्टैंडेबल हो।
ऐसी बातें ना हो कि जो मतलब कि समझ से ही बाहर रहे हैं, लाइक जो और एक चीज के मेरे उस्ताद क्या करते थे कि अगर आपका माइंड एक्सेप्ट करता है ना किसी चीज को तो वो आप कर सकते हो, और ऐसी बातें ना लिखना शुरू कर दो कि जो माइंड को ही नहीं एक्सेप्ट हो रही। लाइक अब यहाँ मैं कहूँगी यार मैंने समुंदर का पानी मापना है, अब ये बात माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं कहूँगी यार यहाँ पे तारे कितने हैं मैंने वो गिनने हैं ऊपर, नहीं गिन सकता यार। मैं कहूँगी यार दरख्त में पत्ते गिनने हैं मैंने, यहाँ पे 10 दरख्त लगे हुए इनके पत्ते गिन के लाऊं, नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट है ना, लामहदूद चीजें, जो चीजें माइंड नहीं एक्सेप्ट करेगा वो हमने इसमें डिफाइन नहीं करनी। इनपुट होगी, इनपुट आपको हमने काफी लेक्चर्स में डिस्कस करते आ रहे हैं, वो चीज जो कंप्यूटर को देंगे वो क्या होगी, इनपुट। आउटपुट जो हमें कंप्यूटर देगा इफेक्टिवनेस यानी कि मुअस्सर हो, यूजफुल हो, मतलब ऐसी चीज बनाए ना कि जो मतलब मीनिंगफुल हो ना, किसी चीज के लिए काम करने के लिए काम आए। लाइक हम लोग कोई ऐसा प्रोग्राम बना दें जो यूजफुल इफेक्टिव ही ना हो, मतलब किसी के काम ही नहीं आता, ऐसा मैंने काम किया हुआ है, तो वो काम यूजफुल नहीं होगा। इंडिपेंडेंट टू एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होंगी। आपके पास C++ होती है, आपके पास रूबी है, जावा है, पाइथन है, PHP है, लारावेल है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो आपका एल्गो लैंग्वेज डिपेंडेंट ना हो, मतलब कि ये इसका मतलब ये कि वो किसी एक लैंग्वेज पे मुनहसर ना हो, मतलब कि आप सिर्फ C++ में कर सकते हो, आप जावास्क्रिप्ट में नहीं वो कर सकते, तो ऐसा एल्गो नहीं बनाना। आपका जो एल्गोरिथम होता है वो कहीं पे भी किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरह से यूज किया जा सकता है। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो आप लोगों में तो पूछ लो। हाँ जी, कोई एल्गो की समझ आ गई? एल्गो आप बना सकते हो घर में जाके। अगर मैं कहूँ कि 3 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड करना है, ठीक है, उसका एल्गोरिथम आपने बनाना है कि जी हमारे पास 3 नंबर आ रहे हैं, फिर हम लोग एक को लेट करेंगे, ये लार्ज है, फिर इसको कंपेयर करेंगे, सिलेक्शन होगी। आज का लेक्चर सिर्फ मैं कर रहा हूँ बेसिक्स पे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमारी कोशिश होगी हम इसी को एडवांस कर दें, आइट्रेशन में चले जाएं, या वो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं अभी इस पे कि आपको नेक्स्ट लेक्चर कितना एडवांस रखना है आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर भी इसी से, आज हम उसकी बेस आपको मतलब बेस बांध रहे हैं यहाँ पे कि आपको समझ आ जाए चीजें हैं क्या। नेक्स्ट टूल पे चलें, फिर फ्लो चार्ट पे। फ्लो चार्ट क्या होता है? एल्गो अगर आपको समझ आ गया तो फ्लो चार्ट बहुत ही आसान है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते ही हैं। फ्लो चार्ट असल में क्या होती है कि शक्ल होती है उसकी, ग्राफिकल शक्ल कह लो, विजुअल डिजाइन में अगर हम किसी एल्गो को लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, फ्लो चार्ट बन जाएगा। तो किसी भी चीज की ग्रामेटिकल जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो किसमें होगी, फ्लो चार्ट में होगी। एल्गोरिथम की जब भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो वो क्या बनेंगे, फ्लो चार्ट बनेगी। एक बहुत अहम प्रोग्रामिंग टूल है और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है यार। जब आप मतलब कि लिखते हो ना प्रोग्राम, एल्गो लिखते हो, तो अक्सर क्या होता है कि अब एल्गो और फ्लो चार्ट लिखने वालों की भी एक टीम होती है किसी बड़े सॉफ्टवेयर में, किसी बड़ी कंपनी में, जो सिर्फ जिनका काम ही है, और उनके लिखे हुए फॉर्मूले वो आगे प्रोग्रामर्स तक जाते हैं और वो फिर उन पर वर्किंग करते हैं। तो आपके जो एल्गो और जो ये फ्लो चार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे पास मेरिट क्या फ्लो चार्ट लिखने का यार, इजी टू एक्सप्लेन प्रोग्रामिंग लॉजिक। आपका जो प्रोग्रामिंग लॉजिक है वो इजीली एक्सप्लेन हो रहा हो, ये ना हो कि आपका फ्लो चार्ट बड़ा अजीब सा बना हो। मेक्स कोड इफेक्टिव एंड फास्टर, मतलब कि मुअस्सर हो और आपकी कोडिंग तेज होनी चाहिए। तेजी से मुराद ये कि एक काम 2 लाइंस में होता है और आप उसे कर रहे हो 10 लाइंस में, तो यहाँ पे ये चीज नहीं चलेगी। आपने फ्लो चार्ट और एल्गो वो बनाने होते हैं जो, अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे मुझे याद आ गया कि एक अच्छा एल्गोरिथम कौन सा होता है। एक काम को करने के कई तरीके होते हैं ना, आप एल्गोरिथम बना सकते हो कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो एक इफेक्टिव एल्गोरिथम कौन सा होगा, कोई बता? कम स्टेप्स हो और मेमोरी कम ले। हमारे पास कंप्यूटर में मेमोरी होती है ना, तो मेमोरी लिमिटेड होती है, तो आपने ऐसा प्रोसेस करवा दिया कि बस वो अब कर ही जा रहा है, कंप्यूटर ही हैंग हो गया है, मतलब इतना आपने उस पर लोड डाल दिया। तो एक अच्छा एल्गोरिथम वो होता है जो तो एक तो कम नंबर ऑफ स्टेप्स ले रहा है और एक उसकी मेमोरी कम आ रही है। हाँ, तो अब आगे फ्लो चार्ट पे चल रहे हैं। आप जब एक अच्छा एल्गोरिथम लिखोगे तो फ्लो चार्ट ऑटोमेटिकली अच्छा निकलेगा उसका। अगर आप देखो बेस एल्गोरिथम है, बाद में फ्लो चार्ट है। अच्छा, अब इसके अंदर सिंबल्स यूज होती हैं, तो डीमेरिट्स इसके होते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग होता है। आपने अगर एक चेंज करना है फ्लो चार्ट में तो वो सारी डायग्राम, सारी तस्वीर दोबारा बनानी पड़ती है, और ये मतलब कि डॉक्यूमेंटेशन में जगह वगैरह ज़्यादा ले लेता है। बहरहाल ये अभी हमारा कंसर्न नहीं है।
अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसमें कौन सी सिंबल इस्तेमाल होती हैं, बट माइट द सिंबल यूज इन फ्लो चार्ट, कौन सी सिंबल, तो हम वो सिंबल डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास सिंबल ना यार, सिंपल सी हम लोग इन्हें देख लेते हैं कि एक फ्लो चार्ट की सिंबल क्या क्या होंगी। सबसे पहले हमारे पास होती है स्टार्ट की। जब भी आपने फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम लिखना है तो आपने स्टार्ट और एंड लाजमी उसके शुरू और आखिर में लिखना है, और यही सिंबल स्टार्ट और यही सिंबल एंड पे इसी तरह इसी सिंबल में आपने लिखना है। अच्छा, उसके बाद एक सिंबल हमारे पास होती है, वो होती है इनपुट की। ठीक है, ये कौन सी सिंबल होती है? जब भी आपने इनपुट लेना है तो कौन सी सिंबल में लेना है? इस वाली सिंबल में लेना है। इनका एक मतलब है, हम लोग जो सिंबल्स पढ़ रहे हैं ना, आपने इन्हें मीनिंगफुल समझना है, रट्टे रुट्टे वाली चीजें ही नहीं है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर कहीं पे समझ ना आए, कहीं पे क्वेश्चन हो, तो आपने उसी टाइम हाथ खड़ा कर देना कि सर मेरा क्वेश्चन है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो ये समझ आ गई कि ये वाली सिंबल किसकी वजह से होगी? इनपुट। इनपुट क्या होती है? हाँ, जब भी आप कंप्यूटर को कोई वेरिएबल दे रहे हो, कुछ भी आप दे रहे हो, तो आपने किस में लिखना है? इनपुट में। देन हमारे पास एक और है जिसका नाम होता है प्रोसेस। प्रोसेस प्रोसेस क्या करता है? लाइक मैंने 2 नंबर को जमा करना है, तो वो किस में जमा होगा? प्रोसेस की सिंबल में जमा होगा। जब भी आपने कोई काम करना है, कोई कंप्यूटर पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वो किस में होगा? प्रोसेस की फॉर्म में होगा। उसके बाद हमारे पास आती है डिसीजन की। अभी हम लोगों ने सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ा, तो जब भी हमें सिलेक्ट करना है किसी चीज, 2 चीजों में से, तो किस में होगा? लाइक अगर मैं कहने अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है तो यस ये कर देना, नो पे ये करना। एक डिसीजन सिंबल में से हमेशा 2 आंसर निकलेंगे, ये बात आपने माइंड में रखनी है। अगर आप डिसीजन यूज कर रहे हो तो अक्सर बच्चे सीधा सीधा ही नहीं, क्या होगा कि एक डिसीजन में से कितने आंसर निकलेंगे? 2, या यस या तो नंबर इवन होगा या नंबर ऑड होगा, या बच्चा पास हो गया बच्चा, या तो आप ये कपड़ा पहनोगे या वो। तो 2 रास्ते आ रहे हैं, तो आपने इन दी बेसिस ऑफ सम कंडीशन उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई डिसीजन की। उसके बाद हमारे पास सिंबल होती है कनेक्टर की। जब हम लोग पेज ऑफ पेज ऑन कनेक्टर यूज करते हैं, जब हमारा फ्लो चार्ट लंबा हो रहा है तो उसमें हम लोग यूज करेंगे। फिर एक और सिंबल आती है रिमार्क्स की। रिमार्क्स की सिंबल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, इनपुट और आउटपुट की सिंबल यही है, और रिमार्क्स की सिंबल आपने जरा गौर से समझनी है। ठीक है, रिमार्क्स। अब ये सिंबल है क्या? ये आपकी काउंट नहीं होती। जब आप प्रोग्राम कर रहे होते ना, तो प्रोग्राम में आप कुछ रिमार्क्स देते हो। ठीक है, रिमार्क्स क्या होते हैं? कोई बता सकता है? एनीवन नो कि रिमार्क्स क्या है? नहीं बता यार। आपके पेपर का रिजल्ट होता है ना, रिजल्ट कार्ड के नीचे एक कॉलम, एक लाइन लिखी होती है कि रिमार्क्स, टीचर रिमार्क्स। तो व्हाट इज रिमार्क्स? हाँ, टीचर का कमेंट। तो अब टीचर कमेंट क्यों करता है? ताकि बच्चे के घर वालों को प्रोग्रेस समझ में आए, इसी वजह से कमेंट करते हैं ना। तो इसका कोई रिजल्ट के साथ कोई मतलब तो नहीं होता ना, कि मतलब कि इसका कोई आपके कोई नंबर तो नहीं ज्यादा हो जाने रिमार्क्स लिखने से, या नंबर तो नहीं कम होने होते। कभी ऐसा होगा टीचर ने लिखा हो वेरी गुड एक्सीलेंट और बच्चे के 10 नंबर ज्यादा हो गए हो? नहीं ना होता। रिमार्क्स तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं ना। किसके लिए? वो पेरेंट्स के लिए, कि यार उन्हें समझ आ जाए कि इनका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है या बुरा पढ़ रहा है। अच्छा, हमारी प्रोग्रामिंग में जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसके नीचे रिमार्क्स लिखते हैं, ताकि समझ आए कि ये काम क्या कर रहा है। क्योंकि अब आपकी जो ये फ्लो चार्ट है, अब आपकी फ्लो चार्ट आनी है किसी प्रोग्रामर के पास। अब वो बैठा समझ रहा है यार ये इसने ये प्रोसेस लगा दिया, डिसीजन लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो रिमार्क्स उसके लिए हेल्पफुल होंगे, उसे समझाने के लिए कि भाई ये प्रोग्राम ये काम कर रहा है और आपने ये काम बनाना है, ये चीज करनी है। तो रिमार्क्स इस वजह से लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी प्रोग्राम में कोई वैल्यू नहीं जाहिर होगी, लेकिन इनकी वैल्यू कहाँ पे जाहिर होती है? प्रोग्रामर के लिए, डेवलपर के लिए, जिसने काम करना है, अगर अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए, तो ये एक अहम हिस्सा है। और इसी का दूसरा नाम प्रोग्रामिंग में कमेंट्स है। क्या नाम है? कमेंट। कमेंट्स कंपाइलर रीड नहीं करता, आप जो मर्जी कमेंट्स में लिखते हो रीड, लेकिन कमेंट्स क्यों लिखी जाती हैं? ताकि अगले बंदे को समझ आ जाए। तो बहरहाल ये हमारे पास थी फ्लो चार्ट की सिंबल्स। और यहाँ पे आपको कुछ सिंबल मैं मिक्स कर गया हूँ, ये लाइंस की, ये आपको सबको पता है। फ्लो लाइंस, आप लेफ्ट है, राइट है, अप डाउन है,
तो आपका फ्लो चार्ट जिस सिम में मूव कर रहा है वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसका डिज़ाइन वो लाइन लगा देंगे। अच्छा, वही एग्जांपल अगेन जो भी हम लोगों ने पहले पढ़ी थी 2 नंबर को जमा करने वाली, तो वही एग्जांपल देख लो यार। स्टार्ट और इनपुट ए प्लस बी डिस्प्ले सी। इनपुट वाली सिंबल में क्या लिया, 2 नंबर दे दो। प्रोसेस वाली सिंबल में क्या किया, और फिर उसको डिस्प्ले करवा दिया आउटपुट वाली सिंबल में। इनपुट आउटपुट की सिंबल सेम है, ठीक है, इनपुट और आउटपुट एक ही सिंबल में डिस्प्ले, और बाद में तो आसान है, मुश्किल तो नहीं है। तो आपको अगर मैं कहूँ यार 2 नंबर को माइनस करने का बनाओ तो बन जाएगा, तो बस बनाना है इंशाल्लाह, नेक्स्ट में असाइनमेंट्स में दूंगा। या मैं कहूँ कि यार 3 नंबर को जमा करना है, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक और फ्लो चार्ट मेरे माइंड में आ गया। आपसे एक फ्लो चार्ट लिया जाता है एवरेज का। एवरेज फाइंड किया कभी किसी ने? नंबर ऑफ वैल्यूज। आपके ये कहा जाता है कि आपने 8 क्लास में कितने मार्क्स लिए, तो आप क्या करते हो, उसका फॉर्मूला आपको नहीं आता होगा, इस वजह से आपको आइडिया नहीं है कि बच्चे कहते हैं ना कि सर मेरे इस दफ़ा 80% मार्क्स आ गए हैं, मेरे 90% मार्क्स आ गए हैं, मेरे 70% मार्क्स आ गए हैं। उसका मतलब क्या होता है कि यार उन्होंने सबकी वो एवरेज निकाली होती है। उसका हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। एक दफ़ा मैं आपको फ्लो चार्ट आपने घर से बना के लाना है, सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। हम लोग उससे कहते हैं इसका सम ऑफ, इसका फॉर्मूला ना ये होता है x/n। इसका मतलब होता है कि सम, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ टोटल आपके पास 5 किताबें सपोज करते हैं, कोई भी 5 किताबें, और हमने उसकी एवरेज निकालनी है, ठीक है। तो एवरेज निकालते हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यार जिस तरह हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, उर्दू है, और मैथ है, कंप्यूटर है, और इस्लामियत कर लो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि यार इनके मार्क्स लिख दो, ई का मार्क्स लिख दो, यू का लिख दो, एम का लिख दो, सी का लिख दो, और आई का लिख दो। और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो नीचे क्या लगा दो, 5। इन दोनों को जमा करके जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या निकल आएगी, एवरेज निकल आएगी उसकी, कि यार इसकी इतनी मतलब की एवरेज आ रही है। तो ये आपने घर से एक प्रोग्राम छोटा सा मतलब कि बना के लाना है। फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो। फिजिक्स आप लोग पढ़ते हो, फॉर्मूले आपके पास आते हैं। जो 9-10 के बच्चे हैं वो इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अपने केमिस्ट्री फिजिक्स के जो फॉर्मूले होते हैं, फिजिक्स पे होगा मेरे ख्याल से अप्लाई ज़्यादातर, केमिस्ट्री में तो रिएक्शन होते हैं ना। तो आप एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है, उसका फ्लो चार्ट घर से बना सकते हो आप। अब आपने अपनी फील्ड के मुताबिक, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनसे कोई किसी किस्म की वो डिमांड नहीं है कि वो भी करके लाएं। आपने अपने बैकग्राउंड नॉलेज को कितना यूज़ करते हो। मेरा काम था कि आपको टूल समझाना कि यार ये टूल है। प्रैक्टिस आपने घर जाके खुद करनी है। कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगा, कुछ प्रोग्राम मैं आपको, अच्छा एक प्रोग्राम और मैं आपको दूंगा जिसमें हम लोगों ने 2 नंबर हैं और उन्हें स्वाइप किए बगैर उनकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। मतलब कि एक ए के पास 10 है, बी के पास 20 है। मैं चाह रहा हूं, ये देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, ए के पास क्या है 10 और बी के पास क्या है। मैं चाह रहा हूं कि बी के पास 10 आ जाए, ए के पास 20 चला जाए। तो विदाउट स्वाइप हम लोगों ने नहीं करना है। ये भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा ताकि आपको मतलब समझ आ जाए। बहरहाल आपने खुद ट्राई करना है और एक दो तीन दिन तक मैं इंशाल्लाह आपको ये सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपने ट्राई करके लाने हैं। कोई क्वेश्चन हो? ये असल में ये प्रोग्रामिंग है जो आप लोगों ने सीखना है, जो कंप्यूटर साइंस से रेलिवेंट है, जो वेब डेवलपमेंट में सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। छोटी छोटी कंडीशन लगानी पड़ती हैं, कभी लूप चलाने पड़ते हैं, कभी हम लोगों को फंक्शन बनाने पड़ते हैं। अभी तो हम बिल्कुल बेसिक्स पढ़े। तो रियल थिंग इज दिस, जो 2 हफ्ते पहले पढ़ा वो सिंपल समझ लो कि बस आपको बेसिक्स वगैरह का बताना था, क्योंकि कोई ऐसा बच्चा भी हमारी नज़र में ये था कि कोई वो बच्चा भी हो सकता है जिसे कंप्यूटर का ही ना पता हो, तो वो पहले लेक्चर होते। असल में कंप्यूटर साइंस जो आज हम लोग देख रहे हैं कि अभी उसकी पहली ABC हम लोग अभी देख रहे हैं कि यार ये ABC है। तो इसके अंदर डीप डाइव इसमें हम लोगों ने जाना है। तो कल को आपकी सिलेक्शन होनी है, तो आपने अगर आना हुआ तो ये सारी चीज़ें देख के, कि पहले लेक्चर से मैं पढ़ा रहा हूँ और इससे भी आगे जाके से भी टफ चीज़ें हम लोगों ने पढ़नी है। ऑब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, क्लासेस पढ़नी है, लेकिन वो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे यार देख लो, वही इवन ऑड वाला एक नंबर उसने लिया, डिवाइडेड बाई 2, 2 के साथ डिवाइड कर लो। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो क्या होगा, इवन है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो क्या होगा। तो सिंपल, मतलब मुश्किल नहीं है यार। अगर देखो मुश्किल क्या होता है, जिस चीज़ की समझ ना आए वही मुश्किल होता है ना। जिसकी समझ आ जाए वो मुश्किल
तो आपने समझना है। आप में से सारे बच्चे इंशाल्लाह आगे जाओगे और फील्ड में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कब करोगे? जब आप समझोगे। हम लोग, हमारा अलमिया ये होता है कि हम डेफिनेशन याद कर लेते हैं। अभी बच्चे ने मुझे डेफिनेशन सुनाई थी, लेकिन उसे मतलब नहीं पता होता कि यार ये वर्क कहाँ पे यूज हो रही है, काम इसका क्या है। तो आप अपनी जहाँ जहाँ पे भी पढ़े हो अपनी स्कूल्स में जहाँ पे, लेकिन समझा करो बातों के। अगर कोई चीज़ आप नहीं पढ़ते हो तो उसका मतलब भी देखा करो। अच्छा, यहाँ पे एक और फ्लो चार्ट हुआ है, एंटर नंबर इन ए एंड बी। एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे एक और हमारे पास फ्लो चार्ट हुआ है जो जिसमें हम लोगों ने एक बड़ा नंबर फाइंड नहीं, 2 नंबर को ऐड करना है। उसका एक प्रोग्राम हुआ है, सॉरी। तो प्रोग्राम अभी हमारा कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो इंशाल्लाह वो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। और ये अब आपकी क्यूरीज मैं देख लेता हूँ। क्यूरीज की किसी की हो, कोई क्वेश्चन हो? क्यूरीज का मतलब नहीं, सबको समझ आ गई। असाइनमेंट्स आपकी मैं दे दूंगा, आपके पास असाइनमेंट आ जाएगी। अच्छा, लास्ट पे मैं लेक्चर ख़त्म करने से पहले कुछ थोड़ा सा आपको माइंड की एक्टिविटी करवाना चाह रहा हूँ। उसमें आप लोग को भी मतलब थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मतलब जिस लेवल ये आपकी ना एक्टिविटी लर्निंग होगी, नहीं आती होगी तो खैर है, कोई मसला नहीं है। आपने ये नहीं सोचना कि हम पता नहीं कितने, शुरू में हमें भी नहीं ये चीज़ें आती थी, तो हमने भी मतलब टाइम लगा के सीखी हैं। तो बहरहाल ये थोड़ा सा आपका माइंड चेक करने के लिए कि कौन बच्चा क्या क्या मतलब किस तरह से सोच सकता है। और एक प्रॉब्लम के डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, तो वो आपने देखने हैं। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 1 एक ब्रेन टीजर हम लोग इसे कहते हैं अपनी लैंग्वेज में। अच्छा, एक हमारे पास है 5 गैलन का, ठीक है, और एक हमारे पास है 3 गैलन का। 2 हमारे पास जग है। अच्छा, हम लोगों ने 4 गैलन का पानी इसमें डालना है, तो हाउ हम कैसे करेंगे इसे? इस पे आप अपनी स्टेप्स बना सकते हो, कॉपी पे ट्राई कर सकते हो कि पहले ये कर लें, फिर वो कर लें, फिर ये कर लें। क्योंकि एल्गो फ्लो चार्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो हम इस पे सोच सकते हैं। स्टेप्स इसमें कोई ज़्यादा ऐड हो सकता है, कोई कम हो सकता है। तो एक मेरे पास 5 गैलन का, एक मेरे पास 3 गैलन का, मैंने 4 गैलन का पानी मेजर करना है। हाउ आई कैन डू दिस? कॉपी पे कर लो, उसके कान में ना बताओ, स्टेप्स कर लो, मुझे बता दो। अगर पानी आप डाल सकते हो, मौजूद है, एज्यूम कर लो, कोई मसला नहीं है। शुरू से डालना है, शुरू से डाल लो, एज्यूम करना है, एज्यूम कर लो। मुझे 4 गैलन पानी चाहिए किसी भी तरह से। किस में करेंगे? मौजूद दोनों में मौजूद है ना? हाँ, नहीं आप एक में चलो 5 गैलन में पानी है, ठीक है। लीटर की बोतल नहीं, इन दोनों में काम करना है। वो तो हम 4 गैलन का फिर वो लैदा ही बनवा लेंगे अगर यही करना है तो। प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों में से हमने इन दोनों को यूज करते हुए 4 गैलन का पानी निकालना है। चार गैलन का कैसे, हमें कैसे पता चलेगा 4 गैलन हो गया? उस पर कोई नंबरिंग नहीं है, बस ये पता है ये 5 का है, ये 3 का है। हाँ? कैसे पानी है यार, उनमें क्या डिवाइड कर रहे हो? हाँ हाँ तुम एक स्टेप तुमने सही बोला है, लेकिन तुम करीब करीब पहुंचे हो अभी। हाँ, ऑलमोस्ट तकरीबन हो गया। अच्छा, होगा क्या ये देख लो यार। इस तरह की एक्टिविटीज इस तरह से करवाई जा रही है ताकि आप रूट लेवल तक सोचो किसी प्रॉब्लम को। इसका मतलब डराना नहीं है यार, ये हमें भी नहीं शुरू में पता थी कि पता नहीं क्या ये किस तरह से होगा, लेकिन फिर हम लोगों ने जब देखा तो पता चला कि यार इस तरह से होता है। तो ये एक्टिविटी करवाने का मकसद ये है, डराना ढूंढना नहीं है, बस ये कि यार इतनी रूट लेवल तक सोचना है कि ये सोल्यूशन फाइंड कर लें। बहरहाल कैसे फाइंड होगा? इसमें 5 गैलन है, इसमें 3, ठीक है। हम क्या करेंगे कि 3 गैलन का, ये एम्प्टी है सपोज, हम लोगों ने 3 गैलन का पानी इसमें इंसर्ट किया, ठीक है। अब इसमें कितना आ गया? 3 गैलन आ गया। ये खाली हो गया, इसमें फिर 3 गैलन का पानी डाला,
फिर इसमें डाला तो इसमें 2 गैलन तक आया और 1 गैलन इसमें बच गया। तो इस टाइम इसमें क्या है 1 गैलन है ना इसमें, और इसमें 5 गैलन फुल है। अब ये मैं एम्प्टी करूंगा सारा तो ये खाली हो गया, कुछ भी नहीं। अब इसमें 1 गैलन ये इसमें इंसर्ट किया, इसमें 3 दोबारा बढ़ा, इसमें डाला तो कितना बन गया। तो सिंपल एग्जांपल, ठीक है। तो ये है एक और ब्रांड इधर, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एक और देख लें कि हमारे पास क्या होता है कि सिंपल सी एक और प्रॉब्लम है यार, और ये लास्ट है, उसके बाद सरजकी का लेक्चर सरजकी आपको पढ़ाएंगे। अच्छा, हमारे पास क्या है कि 3 बल्ब है। अब ड्राइंग अच्छी नहीं है तो यार से मतलब ज्यूम कर लो, ये 3 बल्ब है और 3 इनके स्विचेस हैं। जिस तरह से हमारी मस्जिद में समझ लो कि यार यहाँ पे 3 बल्ब लगे हुए हैं और इनके स्विच बाहर हैं, ये दीवार से बाहर है, या मतलब कि आपको अंदर आप देख नहीं सकते, बिल्कुल कवर्ड है। सपोज अपने माइंड में लेके जाओ, एक कमरा है, उस कमरे में 3 बल्ब हैं और आप कमरे से बाहर खड़े हो, सही है, और आप अंदर नहीं देख सकते कि क्या, मतलब कि कुछ भी आपको नहीं पता कि कौन सा बल्ब ऑन है कौन सा नहीं ऑन है। इनके 3 बटन है बाहर, आपने ये बताना है कि कौन से बल्ब से, कौन से बटन से कौन सा बल्ब होगा। जिनको पता है वो भी हाथ में खड़ा करें, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ आपने उन्होंने तो पढ़ा हुआ है ना ये। हाँ जी, एक बंद कमरा है, उसके बाहर 3 बटन लगे हुए हैं और अंदर 3 बल्ब हैं। हो सकता है एक रो में है, सपोज यही रो लगा लो, ये 3 रो में बल्ब लगे हुए हैं और आप इन्हें छू सकते हो बाद में जाके। ये मैं अभी बता देता हूँ कि आप अंदर जाके इन्हें देख सकते हो, छू सकते हो कि यार ये क्या है, लेकिन आपने ये बताना है किस बटन से कौन सा बल्ब ऑन होगा। हो सकता है पहले वाले से तीसरे से पहले वाला हो रहा हो। नहीं, ये आपने नहीं, इसका सोल्यूशन होगा, ये इलेक्ट्रिशियन का ही काम है और ये वही, लेकिन हम लोग यहाँ पे थिंकिंग सोचना सीख रहे हैं। असल में सारे काम इलेक्ट्रिशियन के, यहाँ पानी वाला काम थोड़ी आप लोगों ने भरना है, प्रोग्राम कंप्यूटर में पानी डालना है थोड़ी है, ये सारे काम वही हैं। लेकिन हम यहाँ पे सीख क्या रहे हैं कि किसी प्रॉब्लम को किस तरह से सोचा जा सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। हाँ बताओ, हो सकता है हमने ये बताना कि इससे ये वाला ऑन होगा, इससे ये वाला, इससे ये वाला, 3 रो में लगे हुए हैं, हमने ये बताना है। बाद में जाओगे ऑन करने, आपको मतलब कि मैं टाइम दे दूंगा कि यार एक दफा आपने, जब आपने एक दफा आप जा सकते हो। हाँ जी हार्दिक बताओ फिर। हाँ जी, पहला बटन ऑन करेंगे और उसको ऑन ही रहने देंगे, दूसरा बटन ऑन करेंगे और उसको थोड़ी देर ऑन रहने देंगे और उसके बाद उसको बंद कर देंगे। फिर हम कमरे में जाएंगे, जो बल्ब ऑन होगा उसके बाहर हम एक बटन ऑन छोड़ देंगे, अंदर जो बल्ब ऑन होगा उसका तो वही बटन हो गया, उसका 2 बटन। हाँ जो दूसरा, क्योंकि हमने एक ऑन करके ऑफ कर दिया था, तो हमें पता चल जाएगा जो बल्ब गर्म होगा थोड़ा सा उसका ऑफ बटन था जो हमने दूसरा ऑन किया था, और जो बिल्कुल ठंडा होगा बल्ब उसका हमें पता चल जाएगा उसका। तो दैट सोल्यूशन, ये सोल्यूशन है। आपने क्या किया कि 3 बटन थे, आपने एक ऑन कर दिया और एक आपने ऑन करके 5 मिनट बाद फिर ऑफ कर दिया कि यार उसकी, क्योंकि बल्ब जो होता है वो हीट ले लेता है, और थर्ड तो बिल्कुल ही ठंडा पड़ा हुआ है, जो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है उसका तीसरा बटन है, और जो थोड़ा सा हीट हो गया और थोड़ा सा बंद हो गया तो वो दूसरा है। और तो इसमें मतलब अच्छा ये सारी चीज़ें यार इस वजह से थी कि आपको थोड़ा सा थिंकिंग लेवल समझ आए कि आपने इस हद तक, जब आपके पास प्रोग्रामिंग में सिनेरियोज आते हैं, असल में ये होता है कि हमें सिनेरियोज आते हैं प्रोग्रामिंग में। मैं इसे शेयर कर रहा हूँ कि आपको पहले की बातें अभी बता रहा हूँ ताकि आपने इस फील्ड में आना है तो आपको पता होना चाहिए। सिनेरियोज आते हैं कि यार ये काम करना है या इस तरह से डाटा लेके आना है, तो इतना डाटा आ रहा है, यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, ये कंडीशन लगती है तो डाटा निकल रहा है, तो आप इसे किस तरह से इवेल्युएट करके हमें बताओगे। आपके जितने भी ये सॉफ्टवेयर होते हैं अकाउंटिंग के या मतलब बहुत सारे टाइप के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन अकाउंटिंग में मोस्टली आप लोगों ने कैलकुलेशंस करनी होती हैं कि यार इसकी सैलरी इतने दिन की पड़ी हुई है
और ये साल में इतने दिन नहीं आया, या इसका ये सिनेरियो, इसका इंक्रीमेंट करना है, या इतने ओवर टाइम लगाया हुआ है, तो ये इस तरह से कंडीशनल उन्होंने बनाया होता है, और उसमें से आपने एक आंसर उन्हें इवेलुएट करके देना होता है। तो वहाँ पे मल्टीपल्स कंडीशन होती हैं, उनमें से एक चीज़ लेके आनी होती है, तो वो फिर हम लोग निकालते हैं और कॉपी को यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा कि कल ही मैं बच्चों को बता रहा था एक जगह पे कि हमारे पास ये जो इस तरह की कॉपी होती है वो अवेलेबल होती है हर कंप्यूटर डेस्क पे। जब आप पिक्चर्स देखते हो इंटरनेट पे कंप्यूटर प्रोग्रामर की, तो वो एक डायरी और एक पेंसिल पड़ी होती है। उसकी रीज़न क्या होती है? एल्गो फ्लो चार्ट यार, जो अभी आज हम लोगों ने पढ़ा है। कल को बच्चा एल्गो फ्लो चार्ट, मतलब कि जब आपके पास सिनेरियो आए तो आप उसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बना के रिजोल्व कर सको। ये हमारे हर टेबल पे पड़ी होती है, जहाँ पे मैं भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी हर जगह पे हर बंदे के पास ही होता है। तो बस ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। आई होप के ये आपको सारी चीज़ें अंडरस्टैंडेबल होंगी, समझ आई होंगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।